रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हमारे साथ बेंगलुरु की मशहूर शख्सियत मौजूद हैं जो कर्नाटका के यूथ प्रेसिडेंट और कर्नाटका जनरा ध्वनि के प्रेसिडेंट, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब इमरान पाशा साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। इमरान पाशा साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल में मेरा इस्तकबाल करने के लिए। इमरान साहब, मेरा सिर्फ एक ही आपसे सवाल है कि अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में लगातार बातें हो रही हैं, तो इसका नतीजा कहाँ तक पहुँचेगा और आप आवाम से, खासकर वॉइस ऑफ बेंगलुरु व्यूवर से क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, वक्फ से पहले कि मैं वक्फ को जो बिल आई है 2022-2024 उसके बारे में मैं बताऊं, उससे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है वक्फ क्या चीज़ है। वक्फ उस चीज़ को कहा जाता है जब कोई शख्स अपने माल को, अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर डोनेट कर दे, खैरात कर दे। किसके लिए? खिदमत खल्क के लिए, खल्क की भलाई के लिए, अवाम की भलाई के लिए, गुरबा की भलाई के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए वक्फ सर्व कर दे। और वक्फ जब इंसान अपनी प्रॉपर्टी को कर देता है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम कर दी, अल्लाह के हवाले कर दी। अभी वो प्रॉपर्टी का ओनर जो होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू ताला होते हैं। और जब एक बार प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है, अल्लाह के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके बाद ता क़यामत तक वो प्रॉपर्टी ना ही किसी को बेची जा सकती है और ना ही किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख देखें तो ब्रिटिश वालों ने जब हिंदुस्तान में हुकूमत की, उससे पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी। मुगलिया सल्तनत के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर थे। और उसके बाद जब मुसलमान हुक्मरानों का यहाँ पर हुकूमत का जब खात्मा हुआ तब बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियाँ थी जो जब के नवाब, बादशाह, शहंशाह लोगों के पास थी और कई सारे मुस्लिम नवाबों के पास थी, कई सारे लोगों के पास थी। तब ऐसे बहुत सारे मुश्किलें पेश आ रही थी मुसलमानों को। और ब्रिटिश के जो रूलर थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज बाद में आया, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हुकूमत कर रही थी। तो उन्होंने जब ये देखा कि इतने सारे मसले मसाइल आ रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार ने 1930 में सबसे पहले वक्फ बिल लाई, जहां पर वक्फ की जो प्रॉपर्टियों हैं उनको लिए प्रोटेक्शन दिया गया, किस हिसाब से करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर बनाया गया। और सिर्फ 1930 नहीं, उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में और सबसे पहले हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ 1952 में, जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और एक लेजिस्लेचर फॉर्म हुआ, पार्लियामेंट्री सेशन हुआ, पार्लियामेंट की कमेटी बनी, तब 1954 में सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट में यह किया गया कि हिंदुस्तान के जो अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट की एक काउंसिल बनाई गई और सेंट्रल लेवल पे एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसी तरह 1954 के बाद फिर 1964 में और एक अमेंडमेंट किया गया जिसे वक्फ अलल औलाद कहते हैं, फैमिली वक्फ बोर्ड कहते हैं। अगर कोई शख्स कोई डोनेट करता है, कोई प्रॉपर्टी देता है तो उसकी अगर कोई आल औलाद है तो उसका उसमें हक क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये प्रोसीजर था उसमें। फिर 1964 के बाद फिर 1984, फिर 2013 और 20 में भी ये अमेंड किया गया। एक अलग प्रोसीजर बनाया गया, वक्फ को मैंडेटरी डेटाबेस मेंटेन करना, ऐसे जेके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वक्फ का डेटाबेस होना चाहिए, कहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो 20 में जो खुसूसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज ऐड किया गया, जो एनक्रोचमेंट, जो गैर कानूनी तौर पर वक्फ के प्रॉपर्टियों को कब्जा कर बैठे हुए होते हैं, उनके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, उस बारे में बात की गई। तो इतना हुआ, लेकिन अब आते हैं वक्फ बिल 2024 के बारे में। तो 2006 में राजेंद्र सच्चर की एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों, जबकि इन्होंने इतने सारे बड़े बड़े, अगर आप जंग आज़ादी का उठाकर देखें, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत ही बड़े नेता होने के बावजूद आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालात क्यों है, इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्म की गई जो राजेंद्र सच्चर ने बनाई वो कमेटी, और जिसे हम फेमसली सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से जानते हैं, 2006 शायद है।
तो उस कमेटी में राजेंद्र सच्चर जी ने यह बताया कि आज के दौर में हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालात ऐसी है जो एससी एसटी से भी गए गुजरे हैं, उनसे भी पीछे हैं। ना तो उनके पास एजुकेशन है, ना तो उनके पास मालियात है, ना तो उनके पास हेल्थ है, ना ही उनके पास कोई हेल्थ का सेक्टर है, ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट का है। तो जब ये बातचीत की गई तब ये भी पता चला कि जब हिंदुस्तान के मुसलमान जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है, देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़े 3 प्रॉपर्टी हैं। ओके, सबसे पहले है इंडियन आर्मी, और दूसरी है इंडियन रेलवे, और तीसरी है इंडियन वक्फ बोर्ड। अगर आज के दौर में आपके घर में या मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 30 से 40 लाख का आसामी है। इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी है, इसके बावजूद आज हमारे मुसलमान कौम दर बदर भटक रही है। जब ये इंक्वायरी की गई, देखा गया तो 2006 में जब वो अराउंड 8 लाख प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया में, जैसे कि आपका जो दिल्ली है, अराउंड 80% जो दिल्ली है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इतने सारे होने के बावजूद मुसलमान क्यों इतनी तंग हालत में है, तब उन्होंने बताया भले ही इतनी 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होना है साल को 12,000 करोड़ का होना है, लेकिन ये जो वक्फ की जो कमेटी है जो ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं 1 से 112 करोड़ के करीब दिखा रहे हैं। तब पूछा गया कि प्रॉफिट कहां जा रहा है, तब पता चला कि 50-60% जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनके कब्जे में है। और बाकी की जो प्रॉपर्टी है ये जितने भी लोकल गुंडे वगैरह होते हैं इनके कब्जे में होती है। वक्फ में प्रोविजन है, अगर आप जाते हैं, अगर आप अपने माली हालत बताते हैं कि हमें कोई कमाई का जरिया बनाकर दीजिए, हमें कोई दुकान वकान लगाने का मौका दीजिए अपनी जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी में, तो उस वक्त के हिसाब से उस पर लीज या किराए के लिए दिया जाता है। लेकिन आज के दौर तक जो 40-50 साल पहले जो किराया था 200, 250, 500, आज तक भी वही किराया चलते आ रहा है और गैर कानूनी तौर पर उसको कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हुई हैं और थोड़े बहुत जो है और दूसरे कौम वालों को भी दिए गए हैं, और बहुत सारे तो ऐसे प्रॉपर्टियां हैं जो अपनी बाप की मिल्कियत समझकर बैठे हैं, ना ही वो किराया दे रहे हैं और ना ही उसको खाली कर रहे हैं। तो ऐसे सारी चीजें होने के बावजूद जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चला और जब लोगों ने ये बताया, तब जाके उन्हें एक मौका चाहिए था माइनॉरिटी को सताने, माइनॉरिटी को करने, उनको एक मौका चाहिए और वो मौका आप लोगों ने दिया ना। आप लोग वैसा करते, अगर गरीब का, गुरबा का हक, यतीम बेवायों का हक उन तक अगर पहुंचाते तो ये नौबत नहीं आती। आपने नाजायज काम किया, नाजायज कब्जा किया, जिसकी बुनियाद पर आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तो इस तमाम चीजों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनको तो एक हिला चाहिए था, वो हिला मिल गया। उसकी आड़ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आए हैं जो आने वाले दिनों में जायज प्रॉपर्टीज जो भी है वो भी खतरे में आ सकती है। तो वो वक्त की बिल तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से मैं चंद कानून आपको बताना चाहता हूं जो 2024 में अमेंडमेंट में आया है। जैसे कि अगर ये वक्फ की बिल लागू हो जाती है तो 6 मंथ्स के अंदर जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज हैं उनको अपने सारे कागजात, डॉक्यूमेंट लेके जाकर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ेंगे। अगर उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी वो सबमिट नहीं कर पाए तो जिला कलेक्टर को हक दिया गया है कि वो कब्जे में ले सकता है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और जितना एक्सपेंसेस हो रहा है वो सारी डेटाबेस उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जिला कलेक्टर को यह हक दिया जा रहा है, पहले देखिए वक्फ का एक ट्राइब्यूनल था, जैसे क्रिमिनल कोर्ट होता है ना, इसी तरह वक्फ के लिए एक ट्राइब्यूनल कोर्ट बनाया गया है जहां पर वक्फ के मामला उसी कोर्ट में किए जाते हैं। तो वक्फ के कोर्ट में इसका वक्फ की प्रॉपर्टी का फैसला होना था, अभी वो अधिकार भी छीन सकता है, ठीक है। और ये जिला कलेक्टर को यह हक दिया गया है कि वो कहीं भी जाकर किसी भी प्रॉपर्टी को, वक्फ प्रॉपर्टी को सवाल कर सकता है, डॉक्यूमेंट पूछ सकता है। अगर 6 महीनों के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो वो वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा कर ली जाएगी। और ऐसे ही जो कमेटी बनाएंगे, वक्फ कमेटी बनाएंगे, तो वो वक्फ कमेटी में देखिए फॉर एग्जांपल अगर 12 लोगों की आप कमेटी बना रहे हैं तो उसमें 2 फीमेल रहना जरूरी है, वो चाहे किसी भी हो। और 12 कमेटी में अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 2 गैर मुसलमान, जो कि मुसलमान कौम से हटकर कोई और जात के लोगों को आपको रखना पड़ेगा उसमें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं शेर से आपको समझा सकूं। दिल के फपोले जल उठे दिल ही के दाग से,
घर को आग लगती है घर ही के चिराग से। सो इसी तरह के हमारे लोगों की नाफहमियों के लिए, नाअहली कहूंगा मैं इसे, हमारे लीडरों की, हमारे कौम के लीडरों की नाअहली की वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में जितने यतीम खाने चल रहे हैं इसके ऊपर भी नाजायज नजर पड़ सकती है। शायद हम इसे बचा सकें या ना बचा सकें। मैं इस बिल के खिलाफ भी नहीं हूं और ना ही मैं इसकी तायीद में हूं। मैं बस सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि जो नाजायज काम जायज तरीके से लोग कर रहे हैं उस पर आप एक्शन लीजिए, क्योंकि ये वक्त अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ना मेरी है, ना मेरे बाप की है, ना किसी के बाप की प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है तो लीगली जो एक्शन लेना है लीजिए, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर आप देख सकते हैं कितने यतीम खाने चल रहे हैं, कितने वक्त से कितने लोगों के घर चल रहे हैं, वहाँ पर मुसलमान भी हैं, गैर मुसलमान भी हैं, सब भी चल रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके आप इसमें एक न्यूट्रल रहकर फैसला कर एक सही तरीके से आप बिल लेकर आए जिसे हम